हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका जो यूजी प्रोग्राम है, चाहे आप एमए के हो, एमएससी के हो, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, तो उन सब के लिए ये वीडियो होने वाला है। बाकी ये आपका होने वाला है वीएससी के लिए। ओके, आपका पेपर होता है वीएससी में द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। तो उसकी हम यूनिट 1 के कंप्लीट नोट्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको ये जब आप पढ़ लोगे, इसमें कंप्लीट नोट्स है ना, तो इतना आप जब पढ़ लोगे तो आपका यूनिट 1 पूरा कवर हो जाएगा। आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के, सब इससे आपको मिल जाएंगे। बाकी इसके बाद में आपका यूनिट 2, 3, 4 ये भी आने वाला है। ओके, और फिर इसके बाद में हम करेंगे, जैसे आपका पेपर 24 तारीख को पेपर है, तो आपको 24 तारीख से पहले एक 22 या 30 तारीख को आपको एक गेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो उस गेस्ट पेपर को आप पढ़ लेना, तो आपका मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। ओके, बाकी आपको एक ये दिखेगा, हाइप का बटन दिखेगा, ठीक है। डाउनलोड्स के बाजू में एक हाइप का बटन दिखेगा, इसे आप ज़रूर प्रेस करिएगा। ओके, एक पर्सन 3 बार इसे प्रेस कर सकता है, मतलब इस पर आप प्रेस करिएगा, ठीक है। क्लिक करिएगा इस पर, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा और इस पेज पे आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। ओके, एक पर्सन 3 बार कर सकता है, तो आप सब 3 बार क्लिक करिएगा। बाकी हाँ, वीडियो आप जब पूरा देख लें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छे वीडियो बना सकें, ठीक है। अगर आप बताओगे नहीं कि आपको वीडियो कैसा लगेगा तो हम कैसे पता चलेगा। ओके, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। अच्छे अच्छे कमेंट करना। ओके, बाकी चलिए, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी यूनिट 1। और हाँ, पीडीएफ चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर देना आप, है ना। कलर चेंज कर लेते एक बार। ओके, यूनिट 1 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खुशी एक परिचय। तो खुशी मानव जीवन का सबसे अनमोल, देखिए मतलब ज़्यादा कुछ भारी भरकम चीज़ें नहीं है ना। बहुत इजी होने वाला है ये आपका पेपर। बस आपको सिर्फ एक बार ये चीज़ पढ़ लेनी है, मेरे साथ पढ़ लीजिए एक बार, आपका हो जाएगा काम। ओके, आपको सिर्फ फ़ोन रख दीजिए आप सामने, कुछ नहीं करना है, ना पॉज करना है, ना और कुछ स्किप करना है, बाकी चीज़ें सिर्फ सामने फ़ोन रख दीजिए, बाकी आप सुनते चलिए। ओके, तो आपको देखना है खुशी एक परिचय। तो खुशी मानव जीवन का सबसे अनमोल और वांछनीय अनुभव है। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक संतोष का अनुभव करता है। खुशी केवल बाहरी उपलब्धियों से प्राप्त नहीं होती है, यह आंतरिक अवस्था और हमारे दृष्टिकोण, मूल्य और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है। ओके, मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं, समझाने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। जहाँ तक खुशी को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ओके, यह सुखद अनुभवों का आनंद लेने, चुनौतियों का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में की कला है। प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान दोनों में खुशी को एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है। ये हमने एक परिचय देख लिया है। अब हम देखेंगे कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो आपके 2 नंबर में आपको 100% मिलेंगे। ओके, 100% ये एक परिभाषा मिलेंगी आपको। हम अलग अलग तरीके से परिभाषा देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं सामान्य परिभाषा। कम से कम ये तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इजी है। खुशी वह मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जिसमें व्यक्ति आनंद, संतोष और संतुलन का अनुभव करता है। ओके, बाकी 2-3 लाइन वो ऊपर जो हमने देखा था उसके आप लिख लेना। दार्शनिक परिभाषा देख लीजिए। अरस्तु के अनुसार खुशी वह सर्वोत्तम लक्ष्य है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। यह नैतिकता और सद्गुणों के पालन करने से प्राप्त होती है। आधुनिक परिभाषा देख लीजिए। खुशी वह आंतरिक स्थिति है जो जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण और संतोषजनक अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होती है। आध्यात्मिक परिभाषा देख लीजिए। खुशी आत्मा की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से परे जाकर आत्म ज्ञान और संतोष प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक परिभाषा देख लीजिए। इनमें से आप सिर्फ एक कर लेना जो भी आपको अच्छे से हो, या फिर दो या 3 का एक मिक्सचर बना लेना, है ना। अपनी तरफ से एक परिभाषा बना लेना जो भी आपको एक अच्छी चीज़ें दिख रही है। जैसे आपने लिख लिया है, मैं आपको बता देता हूँ कि खुशी वह मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जिसमें व्यक्ति आनंद, संतोष और संतुलन का अनुभव करता है। ओके,
खुशी वह आंतरिक, बाद में फिर लिखना, खुशी वह आंतरिक स्थिति है जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और संतोषजनक अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होती है। बाकी आप ये इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि खुशी आत्मा की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से परे जाकर आत्मज्ञान और आत्मसंतोष प्राप्त करता है। ओके, वैज्ञानिक परिभाषा देख लीजिए। खुशी को विज्ञान में सकारात्मक हार्मोन, जिसे हम आगे देखेंगे, ये हार्मोन के बारे में भी देखेंगे, कि उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो व्यक्ति के आनंद और संतोष का अनुभव करवाता है। बाकी भारतीय दृष्टिकोण देख लीजिए। वेदों के अनुसार खुशी आत्मा की वह स्थिति जो सत्य, प्रेम और करुणा के पालन से प्राप्त होती है। सामाजिक परिभाषा लास्ट देख लीजिए। खुशी वह ऐसी सामूहिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों में संतुलन और सामंजस्य का अनुभव करता है। सारांश देख लीजिए सबका। खुशी एक व्यक्तिगत अनुभव है जो हर व्यक्तिगत दृष्टिकोण, परिस्थिति और मूल्यों के आधार पर अलग होती है। किसी के लिए खुशी अच्छे स्वास्थ्य में है तो किसी के लिए सफलता या परिवार के साथ समय बिताने में होती है। यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संतुलन का परिणाम है जो कि हर व्यक्ति की प्राथमिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग होता है। इसलिए खुशी को एकमात्र स्पष्ट और प्रमाणिक परिभाषा देना संभव नहीं है। खुशी का अर्थ है समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार बदलता है। ओके, बाकी खुशी के कारक देख लीजिए। अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 10 मार्क्स में ये मिल सकता है, खुशी के कारक। तो खुशी कई आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर करती है ना। मतलब इसमें आपको बताने कि खुशी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ओके, ये कारक शारीरिक, मानसिक व सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं पर प्रभावित करते हैं इन खुशी के कारकों को। अब व्यक्तिगत कारक देख लीजिए। पहला है आपका सकारात्मक सोच। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप खुश होगे। ओके, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास खुशी का एक प्रमुख आधार है। बाकी 3-4 लाइन और लिख लेना अगर ये आपका 10 मार्क्स में आता है तो। आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं और इच्छाओं और उद्देश्यों को समझने से आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलती है। आत्मसम्मान, अपने प्रति सम्मान और स्वीकृति का अभाव खुशी को बढ़ाता है। अगर आप में आत्मसम्मान है, ठीक है, तो आप खुद से ही खुश होंगे। बाकी स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा आपके शारीरिक और मानसिक रूप है तो आप खुश होंगे। बाकी सामाजिक कारण देख लीजिए। देखिए, अब ये थे व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारणों में आप देख लीजिए 4 पॉइंट है, सकारात्मक सोच, आत्म जागरूकता और आत्मसम्मान और स्वास्थ्य। ओके, दैट्स इट। बाकी अब देख लीजिए सामाजिक कारक। अब समाज ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिससे आप खुश हो सकते हैं। संबंधों की गुणवत्ता, परिवार, दोस्तों और जीवन के साथी के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध खुशी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आपके संबंध अच्छे हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, जीवन साथी के साथ, तो आप खुश होंगे बेसिक। ठीक है, कोई भारी भरकम चीज़ें नहीं है, एकदम इजी है। एक बार आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर है सामाजिक समर्थन, आपको जब सोशल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, मुश्किल समय में अगर दूसरे आपको सपोर्ट करेंगे तब आप खुशी मिलेंगी। मतलब ऐसे बताएंगे खुशी किन किन कारणों से मिलती है। सामुदायिक भावना, ठीक है, समाज में अपनेपन और सहयोग की भावना खुशी को बढ़ाती है। अब देख लीजिए, हमने देख लिया व्यक्तिगत कारण, देख लिया सामाजिक कारण, देख लिए। पॉइंट याद रखिए, व्यक्तिगत कारण देख लिए, सामाजिक कारण देख लिए। अब देखते हैं आर्थिक कारण। अब कैसे आर्थिक कारण, मतलब आर्थिक मतलब पैसे के रिलेटेड कुछ है, ठीक है। आर्थिक स्थिति, अब अगर आप आर्थिक स्थिरता, मतलब अगर आप स्टेबल हो, अपने फाइनेंशियल स्टेबल हो, तब आपको खुशी मिलेगी। आगे देखते हैं क्या है इसमें। धन और संसाधनों का होना बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है, जिससे तनाव कम होता है। आर्थिक सुरक्षा, जीवन की जागरूकता को करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थिर आय का होना खुशी का कारक है। आवश्यकता बनाम चाहत, अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखना मानसिक संतोष का बढ़ावा देता है। 3 कारण देख लिए। अब देखते हैं पर्यावरणीय कारण। सकारात्मक वातावरण, अगर आपका वातावरण सकारात्मक है, शांतिपूर्ण है, स्वच्छ है, तब आपको खुशी मिलेगी। बाकी प्राकृतिक जुड़ाव देख लीजिए। अगर प्रकृति के संपर्क में मानसिक शांति और आनंद प्रदान करता है। बाकी सामाजिक न्याय देख लीजिए। समाज में समानता और न्याय का होना खुशी को प्रभावित करता है। 4 देख ली है। 5वां कारण देख लीजिए। 5वां कारण है आपका आध्यात्मिक कारण। अगर आप अध्यात्म की और ईश्वर के प्रति विश्वास से आपका अगर ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलेंगी, अंदर से शांति मिलेंगी। बाकी मूल्य और नैतिकता, अपने जीवन के मूल्यों के अनुसार जीना, सही कर्म करना आत्मसंतोष देता है। बाकी व्यवसायिक प्रोफेशनल कारक देख लीजिए। अगर आप अपने कार्य में रुचि और संतुष्ट महसूस करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। ओके, बेसिक सी बात है। बाकी कार्य जीवन संतुलन, काम और निजी जीवन के संतुलन
बनाना तनाव को कम करता है। मनोरंजन और शौक, अगर आपको किसी चीज़ का शौक है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को करने में खुश होंगे, तो सिंपल सी बात है। बाकी सामाजिक गतिविधियाँ देख लीजिए, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना खुशी प्रदान करता है। सामाजिक गतिविधियाँ देख लीजिए, जैसे शादी हो गई, कोई पार्टी हो गई, ठीक है, तो ये बात है। शिक्षा और सीखना, ज्ञान, नई चीज़ें सीखना और समझना मानसिक संतोष देता है। व्यक्तिगत विकास, आत्मविकास की प्रक्रिया खुशी को बढ़ावा देती है। जीवन में उद्देश्य, अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और वो लक्ष्य, वो एम आपको मिल जाता है, वो गोल आपको मिल जाता है, तो आप ऑटोमेटिक खुश होंगे। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होना खुशी को बढ़ावा देता है। बाकी सार्थक, अपने कार्य और जीवन को सार्थक मानना खुशी का आधार है। तो हमने देख लिए है, 9 देख लिए, अब 10वां है। ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट है, ठीक है। सामाजिक और संस्कृति, अगर आप ऐसे लिखे होंगे एग्ज़ाम में तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मतलब ऐसे पॉइंट वाइज कि हाँ ये कारण है, पहला व्यक्तिगत कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, ठीक है। बाकी आध्यात्मिक कारण हो गया, फिर समाज और संस्कृति का कारण देख लीजिए। सांस्कृतिक मान्यता, किसी व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसकी खुशी को प्रभावित करती है। सामाजिक पहचान देख लीजिए, अपने समाज और संस्कृति से जुड़ाव खुशी को बढ़ाता है। अब इन सभी कारकों का सही संतुलन और प्रबंध व्यक्ति के संपूर्ण और दीर्घकालीन खुशी प्रदान करने में मदद करता है। बाकी अब देख लीजिए मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कल्याण देख लीजिए। अगेन एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है एग्जाम के लिए। मनोवैज्ञानिक कल्याण का तात्पर्य एक व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से है, जो उसे जीवन में संतोष, शांति और सकारात्मक महसूस करने में सक्षम बनाती है। यह व्यक्ति का आत्म जागरूकता, भावनात्मक निर्णय और सकारात्मक सामाजिक संबंधों को से जुड़ा हुआ है। बाकी आप देख लीजिए मनोवैज्ञानिक कल्याण के प्रमुख आयाम देख लीजिए। आत्मस्वीकृति देख लीजिए। आत्मस्वीकृति में है आपका अपनी कमियों और क्षमताओं को स्वीकार करना और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का होना। सकारात्मक संबंध देख लीजिए, परिवार, दोस्तों और समाज के संतुलन और सकारात्मक संबंध बनाए रखना। और सहानुभूति, एम्पैथी को दूसरे के दृष्टिकोण से समझाना। बाकी हाँ, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कॉलेज से हैं और आपकी क्या स्ट्रीम है, मतलब क्या है, आपके एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, क्या है, तो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बाकी जीवन का उद्देश्य देख लीजिए। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए, अपने कार्यों को सार्थक बनाना चाहिए। एक बार ये आप देख लीजिए, इसके बाद में आप पीडीएफ से इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, बहुत ईजी होगा आपके लिए। बाकी व्यक्तिगत विकास देख लीजिए, लगातार स्वयं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया, नई चीज़ों को सीखने और अनुभव करने की इच्छा। ये सब हम देख रहे हैं क्या, मनोवैज्ञानिक कल्याण के प्रमुख आयाम। आगे स्वायत्तता देख लीजिए और ये देख लीजिए, ओके। बाकी आप देख ले हैं मनोवैज्ञानिक कल्याण के लक्षण देखते हैं, क्या लक्षण होते हैं। सकारात्मक सोच और मानसिक स्पष्टता, तनाव को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने की क्षमता, आत्म प्रेरणा और आत्म जागरूकता, सामाजिक और भावनात्मक संतुलन और जीवन की कठिनाई के बावजूद खुश रहना। ये कारण, मतलब ये लक्षण हैं मनोवैज्ञानिक कल्याण के। अगर किसी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक विकास अच्छे से है, उसका मनोवैज्ञानिक कल्याण हो, तो ये कुछ लक्षण देखने के मिल सकते हैं किसमें, एक मनुष्य में। मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए, मतलब ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे आपका मनोवैज्ञानिक कल्याण प्रभावित हो। अब इसमें देखिए आंतरिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता और आत्म स्वीकृति। बाहरी कारक देख लीजिए, बाहरी मतलब अगर समाज में उसके संबंध अच्छे नहीं हैं तो भी उसका मनोवैज्ञानिक कल्याण प्रभावित हो सकता है। आर्थिक स्थिति अगर उसकी अच्छी नहीं है तो उसका प्रभावित हो सकता है। काम और निजी जीवन का संतुलन नहीं है तो भी उसका मनोवैज्ञानिक कल्याण प्रभावित होता है। आध्यात्मिक कारण देख लीजिए, अगर ध्यान, योग और प्रार्थना जैसे साधन का उपयोग अगर वो नहीं करता है तो उसका प्रभावित हो सकता है। जीवन में आध्यात्मिक का स्थान अगर नहीं होता है तो भी उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है किसमें, मनोवैज्ञानिक कल्याण में। बाकी मनोवैज्ञानिक कल्याण का महत्व देख लीजिए, क्या क्या महत्व होते हैं जीवन में। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है, जीवन में सकारात्मक और आनंद को बढ़ावा देता है, कार्य क्षमता और उत्पादकता में सुधार करता है। बाकी दीर्घकालीन खुशी और संतोष का अनुभव करवाता है। आगे मनोवैज्ञानिक कल्याण कैसे सुधारे, अगर
आपका मनोवैज्ञानिक कल्याण ठीक नहीं है तो सबसे पहले देखिए, ध्यान और योग करिए, सकारात्मक सोच रखिए, अपनी सामाजिक जुड़ाव करिए, आत्म जागरूकता करिए और सक्रिय जीवन शैली को अपनाएं। निष्कर्ष क्या है? मनोवैज्ञानिक कल्याण व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन का एक संतुलन है जो उसे खुश और स्वस्थ रहने में मदद करता है। इसे बनाए रखने के लिए आत्म जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित जीवन शैली आवश्यक है। इतना सब हो गया है। अब देखते हैं पर्यावरणीय और सामाजिक कल्याण का खुशी में योगदान देख लीजिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरणीय कल्याण का खुशी में योगदान। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण। अब देखिए, इसमें आपको बताना है कि जो पर्यावरणीय कल्याण है अगर वो होगा तो खुशी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर स्वच्छ और स्वास्थ्य पर्यावरण है तो अगर एक स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है तो खुशी मिलती है। बाकी ताज़ा हवा, साफ पानी और हरियाली हमारे मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करती है और शांति का अनुभव करवाती है। अगर प्राकृतिक सौंदर्य और मानसिक स्वास्थ्य, अगर प्राकृतिक सौंदर्य मतलब ऐसी कोई जगह है जहाँ पे प्रकृति है तो वहाँ पर मनुष्य को अच्छा लगेगा, खुशी होगी। प्रकृति के करीब रहना जैसे जंगल, समुद्र और पहाड़ से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। बाकी शोध से पता चलता है कि प्रकृति में समय बिताने से तनाव और चिंता कम होती है। स्थिरता और खुशी। अगर देखिए, पर्यावरणीय स्थिरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से हमें भविष्य के प्रति आश्वासन मिलता है और एक स्थायी खुशी पर का आधार बनता है। जलवायु और खुशी देख लीजिए। अनुकूल जलवायु और मौसम व्यक्ति के मूड और उत्पादकता को प्रभावित करती है और बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाएं न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर आपका पर्यावरणीय स्थिरता हो, है ना, पर्यावरण अच्छा हो तो भी आपको एक खुशी मिलती है। तो ये इस क्वेश्चन में बताना था। बाकी अब देख लीजिए सामाजिक कल्याण। अगर आपका जो समाज है, ठीक है, वो ठीक हो तो भी मनुष्य, जैसे हमने ऊपर देखा था कि सामाजिक परिस्थितियाँ भी मनुष्य को प्रभावित करती है, उसकी खुशी को प्रभावित करती है, उसके जो आपका मनोवैज्ञानिक कल्याण है उसको प्रभावित करती है। सामुदायिक संबंध देख लीजिए। एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क, परिवार, मित्र और समुदाय से व्यक्ति के भावनात्मक और समर्थन को सुरक्षा प्रदान करती है और आपसी सहयोग और साझेदारी से व्यक्ति को मान्यता और स्वीकृति मिलती है जो खुशी को बढ़ावा देती है। सामाजिक समानता और न्याय देख लीजिए। एक समतावादी और न्याय संगत समाज में लोग अधिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं। जबकि आगे देखते हैं, समान और अवसर और अधिकारों से समाज में सकारात्मक और खुशी का अनुभव बढ़ते हैं। ओके, हम देख रहे हैं कि कौन से वह, मतलब अगर आपका समाज अच्छा होगा, समाज कल्याण होगा तो आपकी खुशी को कैसे वह प्रभावित करता है। अगर आपका समाज में संबंध और सहयोग अच्छा हो तब भी आपको खुशी को वो प्रभावित करता है। जैसे अगर संबंध अच्छा नहीं है तो भी प्रभावित करता है और संबंध अच्छा है तो भी प्रभावित करता है। अगर अच्छा है तो वो अच्छे वे में प्रभावित करता है, अगर गंदा है तो आपका मनोवैज्ञानिक कल्याण है वो आपका प्रभावित होता है, उससे क्या वो रुक जाता है। ओके, बाकी सामूहिक गतिविधियों और आनंद जैसे त्यौहार, सामाजिक समारोह और सामूहिक गतिविधियाँ जैसे खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं और सामूहिक खुशी का कारण बनते हैं। बाकी सामाजिक सुरक्षा और भलाई देख लीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार जैसे सामाजिक सुरक्षा उपाय व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इन सेवाओं तक पहुँचने से लोगों का मानसिक तनाव कम होता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। अब हम देखते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं पूरा, क्या इसका समरी है। पर्यावरण सामाजिक कल्याण से संयुक्त प्रभाव। तो सामुदायिक हरियाली परियोजना, जब समुदाय पर्यावरण को सुधारने के लिए जिम्मेदार कार्य करता है तो इससे न केवल पर्यावरण बेहतर होता है बल्कि सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी, जब लोग पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक भलाई के लिए प्रयास करते हैं तो वे अपनी भूमिका को सार्थक बनाते हैं और इससे खुशी बढ़ती है। ये देख लेना आप निष्कर्ष। ओके, रेट कर लेना इसे। अब चलिए, अगेन एक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। खुशी प्राप्त करने में जो आपका हार्मोन्स है उनकी भूमिका देखने वाले हैं हम। तो देखते हैं,
हमारी खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, जबकि बल्कि शरीर के अंदर होने वाली जैविक प्रक्रिया भी इसे गहराई से प्रभावित करती है। इन प्रक्रियाओं में मुख्य भूमिका हार्मोन की होती है, जो हमारे मानसिक और शरीर के बीच रासायनिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। कुछ प्रमुख हार्मोन खुशी और सुखद अनुभव में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे अब देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट ये आपके 4 हम देखने वाले हैं हार्मोन्स, मेनली हैप्पी हार्मोन्स जिन्हें हम कहते हैं। फर्स्ट आपका डोपामिन, ठीक है, बाकी ये 3 देख लीजिए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपका डोपामिन, जो आपका एक रिवॉर्ड केमिकल भी होता है। आगे चलिए आप देखते हैं, जिसे हम इनाम हार्मोन भी कहते हैं। डोपामिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसे अक्सर खुशी का हार्मोन कहा जाता है, यह मस्तिष्क में रासायनिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है और हमारी भावनाओं, मनोदशा और प्रेरणा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब डोपामिन का कार्य देख लीजिए, क्या क्या कार्य होते हैं इसके। जैसे एक गाना भी आया है अभी, है ना, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसका गाना है वो क्या। बाकी खुशी और आनंद देख लीजिए, मतलब डोपामिन का कार्य देख लीजिए क्या है। तो फर्स्ट कारण है आपका खुशी और आनंद का। जब हम किसी सुखद गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन करना, संगीत सुनना और कोई लक्ष्य प्राप्त करना, तो मानसिक डोपामिन छोड़ता है और यह खुशी और संतुष्टि का आपका अनुभव करवाता है। बाकी प्रेरणा और इनाम देख लीजिए। जब आपका डोपामिन है इनाम प्रणाली का हिस्सा होता है। जब किसी कार्य में सफलता प्राप्त होती है तो यह हमें अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। स्मृति और ध्यान देख लीजिए, यह स्मृति को बेहतर बनाता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। शारीरिक नियंत्रण, डोपामिन मांसपेशियों की गतिविधियों और शारीरिक समन्वय को नियंत्रित करने में मदद करता है। आगे देख लीजिए, डोपामिन की अगर कमी हो तो क्या प्रभाव होगा। डिप्रेशन में आ जाएगा आदमी, ठीक है, मोटिवेशन की कमी होगी और जो आपका पार्किंसन रोग है वो होगा। इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो डोपामिन की न्यूनता मानसिक जो आपका मस्तिष्क है कि न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है और जिससे पार्किंसन जैसी बीमारियां होती हैं। अब डोपामिन जो है आपका हार्मोन है, उसको आप बढ़ाने के तरीके देख लीजिए। पहला आपका स्वस्थ आहार लेना है आपको। प्रोटीन युक्त आहार जैसे मछली, अंडे और नट्स जो और बीन्स डोपामिन उत्पादन में मदद करते हैं। व्यायाम करने हैं, नियमित व्यायाम जैसे योग और दौड़ना मस्तिष्क में डोपामिन के स्तर को बढ़ावा देते हैं। बाकी संगीत सुनना, पसंदीदा संगीत सुनने से डोपामिन का स्तर बढ़ता है और आनंद के अनुभव होता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं हम, 1 मिनट। डोपामिन न केवल खुशी का स्रोत है, बल्कि यह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को और प्रेरणा को नियंत्रित करने और इससे संतुलन स्तर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आपका नेक्स्ट है ऑक्सीटोनिस। आपका क्या है ये, ऑक्सीटोनिस, ठीक है। ऑक्सीटोनिस देख लीजिए, प्यार और जुड़ाव हार्मोन है ये। तो ऑक्सीटोनिस एक महत्वपूर्ण हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसे अक्सर प्यार का हार्मोन या बंधन का हार्मोन कहा जाता है। यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के द्वारा उत्पादित होता है और पिट्यूटर ग्रंथि जो आपकी है, ठीक है, यह न केवल प्रेम और विश्वास को जुड़ा है, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक संबंध में भी इसकी भूमिका अहम है। अब इसके कार्य देख लीजिए क्या क्या है। प्यार और बंधन को आपको बढ़ाता है, जो आपके हार्मोन है। यह हार्मोन आपके माता पिता और बच्चों के बीच संबंध को मजबूत करता है। यह रोमांटिक रिश्ते और गहरी दोस्ती में विश्वास और जुड़ाव को बढ़ावा देता है। सामाजिक संपर्क देख लीजिए, यह जो आपका हार्मोन है जो सामाजिक संपर्क और दूसरे के साथ घनिष्ठता महसूस करने में मदद करवाता है और यह सामाजिक भय और अकेलेपन को कम करता है। ओके, और ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट भी देख लीजिएगा। तो इसके कितने पॉइंट हो गए हैं आपके, जैसे ये है, इसका कार्य देख लीजिए क्या क्या कार्य है। तो आप देख लीजिए 3 तो ये हो गए, ठीक है। आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना, जब भी आपको चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाकी आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी।
बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। और 2 ये हो गए, ठीक है, 2 ये हो गए। बाकी इसका लाभ देख लीजिए क्या लाभ होने वाला है। इससे आपका जो भावनात्मक कल्याण है वो होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया होता है और सामाजिक जुड़ाव है वो आपका होता है। बाकी इसके बढ़ाने के तरीके देख लीजिए। इसके बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तरीके हैं आपके स्नेह व्यक्त करें जो भी है, जैसे गले लगाए, हाथ पकड़े और दूसरे को प्यार और स्नेह दिखाने के लिए जो आपका इसका स्तर बढ़ता है, आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसका स्तर बढ़ता है, ठीक है। ध्यान और योग करिए, ठीक है। जो आपका पेट्स है, पालतू जानवर है, उनके साथ में समय बिताइए, मदद करिए दूसरों की मदद करने से, दया दिखाने से जो आपका ये हार्मोन है वो आपका बढ़ता है। सकारात्मक संवाद करिए जिसके कारण आपका ये हार्मोन बढ़ता है। बाकी इसका ये ओवरव्यू देख लीजिए। तो ये आपका क्या, जैसे किसका हार्मोन ये होगा, ये हमने 2 हार्मोन देख लिए हैं। पहला आपका हमने देखा था डोपामिन और दूसरा हमने देखा था क्या, ऑक्सीटोसिन। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका कौन सा है, सेरोटोनिन हार्मोन है। तो ये आपका इसका ये देख लीजिए क्या कहते हैं इसको मूड स्थिरता आपका हार्मोन कहा जाता है। इससे ये हार्मोन है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसे खुशहाली का हार्मोन भी कहा जाता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है, शरीर के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका सेरोटोनिन का मुख्य कार्य मूड, भावना और नींद को और पाचन को नियंत्रित करता है। इसका कार्य देख लीजिए। इसका कार्य है मूड और खुशी के लिए आपका ये यूज़ किया, मतलब होता है ये हार्मोन आपका, ओके। नींद अच्छी आए इसके लिए होता है ये। जो आपका सेरोटोनिन नींद के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है, खासकर गहरी नींद में यह मेलाटोनिन के उत्पादन में भी मदद करता है और नींद को बढ़ावा देता है। पाचन में भी ये आपका मदद करता है हार्मोन, ओके। 1 2 ये 2 और देख लेना, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिए है, देखिए इसके कार्य देख लेते हैं। तो कार्य क्या क्या देख लिए, मूड और खुशी को आपको बढ़ावा देता है, नींद को बढ़ाता है, पाचन में मदद करता है, जो आपका अलर्टनेस और संज्ञानात्मक कार्य है उसको आपको बढ़ावा देता है, और सिर दर्द और जो आपका माइग्रेन है उसमें भी ये समस्या, इसकी कमी मतलब ये जो आपका सेरोटोनिन का स्तर माइग्रेशन की दर्द से भी जुड़ा होता है, इसकी कमी से सिर दर्द की समस्या भी बढ़ती है। बाकी इसके लाभ देख लीजिए। अब लाभ इसके क्या है, आपका मूड बेहतर होता है, तनाव और चिंता में कमी होती है, स्वस्थ आपका नींद आती है, पाचन में सुधार होता है और सामान्य शरीर स्वास्थ्य रहता है। बाकी इसको बढ़ाने के आप तरीके देख लीजिए। पहला आप देखिए व्यायाम, तो आप सब में कंपलसरी देख लीजिए, जो भी आपको हार्मोन है उसमें बढ़ाने के लिए आपको व्यायाम तो करना ही होगा। बाकी प्राकृतिक धूप है इसके लिए, सकारात्मक सोच है इसके लिए, संतुलित आहार है इसके लिए, ओके। संतुलित आहार भी देख लीजिए, हाँ समय ही होगा। बाकी क्या होता है, इसका स्तर अगर कम होता है तो आपका जो सेरोटोनिन का कम स्तर से अवसाद, चिंता, नींद में परेशानी, पाचन समस्या और सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। इसके स्तर को बढ़ाने के लिए जीवन शैली में बदलाव जैसे सही आहार, व्यायाम और सामाजिक स्थिति को सुधारना फायदेमंद हो सकता है। निष्कर्ष देख लेना आपका, ये देख लीजिए प्राकृतिक दर्द निवारक हार्मोन है ये, ठीक है। एंडोर्फिन आपका इस हार्मोन का नाम है, ओके। तो इसका ये देख लीजिए, इसके एंडोर्फिन के कार्य देख लीजिए। तो पहला आपका कार्य है दर्द निवारण के लिए, इसका ये होता है आपका एंडोर्फिन हार्मोन। खुशी और उत्साह के लिए होता है ये आपका हार्मोन, ओके। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप, तो आपके लिए बहुत इजी होगा रिवाइज करना। बाकी स्ट्रेस को कम करता है ये, मूड में सुधार करता है। और जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, जैसे कई बच्चे होते हैं कि वीडियो 5 मिनट की देखते हैं, 10 मिनट की देखते हैं और फिर बंद कर देते हैं कि हाँ कौन पढ़ेगा। जो अभी तक देख रहे हैं वो लास्ट तक देखिए, आपका बहुत ही हेल्प होगा। इसके बाद में और भी आपके यूनिट 2, 3, 4 है, इन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा, ओके। सिर्फ इतना कर लीजिए। वैसे मुझे पता है कि आपने सीरीज़ वगैरह तो ला नहीं रखी है, तो आप इससे ही पढ़ना है आपको, जो भी है आपके लिए यही है। बाकी आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, तो आप PDF से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत मोर देन इनफ होगा। इसके लाभ देख लीजिए क्या क्या लाभ है।
तो प्राकृतिक दर्द निवारण के लिए कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है? जो आपका एंडोर्फिन शरीर के दर्द और प्राकृतिक रूप से कम करता है, प्राकृतिक रूप से कम करता है। जो आपका शरीर का दर्द है उसको कम करता है प्राकृतिक रूप से, जैसे दर्द के दौरान शरीर को राहत मिलती है, खुशी और संतोष आपको बढ़ाता है और तनाव को कम करता है और स्वस्थ नींद और मानसिक स्वास्थ्य ऐसे सही रहता है। अब इसके बढ़ाने के तरीके देख लीजिए। व्यायाम तो आपको कंपलसरी करना ही है सबके लिए, आपको हंसना है इसके लिए, संगीत सुनना है, सकारात्मक सोच और ध्यान में से ये इसका स्तर बढ़ता है। बाकी इसको स्तर कम होने पर, अगर इसका स्तर कम होगा तो आपको अवसाद होगा, चिंता होगी, मानसिक तनाव होगा, शरीर दर्द होगा। इसके स्तर को बढ़ाने के लिए गतिविधि से हंसी, ध्यान और सकारात्मक सोच फ़ायदेमंद हो सकता है। मैं इसके आपका ये निष्कर्ष देख लीजिए। आपके ये लास्ट पॉइंट है आपका स्ट्रेस का, ठीक है, तनाव। लास्ट है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, आप ये पॉइंट भी देख लीजिएगा। मतलब देखते हैं आगे क्या है। तो तनाव वो शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया है जो किसी व्यक्ति को किसी कठिन या चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते समय होती है। यह एक समस्या प्राकृतिक प्रक्रिया जो शरीर को किसी समस्या का समाधान करने के लिए सक्रिय करती है। हालांकि अत्यधिक तनाव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अब तनाव देख लीजिए किन किन कारणों से हो सकता है। अब तनाव के प्रकार देख लीजिए, अगर इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर में भी पूछ सकता है, मतलब पूछ सकता है 2 नंबर में। तो आपको ऐसे सिर्फ नाम लिख लेना है आपको उसमें, और थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख देना। तनाव के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं? सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ओके, इसे देख लीजिए ना, इम्पोर्टेंट। तो यह तनाव उस समय उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को किसी नई रोमांचक या सकारात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह तनाव प्रेरणा और उत्साह प्रदान करने और व्यक्ति को अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, नया कार्य या परीक्षा, ठीक है। देखिए, सकारात्मक तनाव का मतलब क्या है कि तनाव तो हो रहा है, लेकिन तनाव है क्या? एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। अब नया कार्य है, नया कार्य करने के लिए तनाव होता है, लेकिन तनाव वो आपको क्या है? पॉजिटिव वे में, कि हाँ कोई काम करना है। अगर परीक्षा है तो पढ़ना है। चिंता हो रही है, लेकिन पॉजिटिव वे में आपको वो चिंता हो रही है जिससे आप पढ़ाई करोगे। नकारात्मक तनाव देखिए, तो 2 प्रकार है। एक तो सकारात्मक है, जिससे आपको जो भी कार्य है उसको जल्दी करने, समय पे करने और अच्छा करने में आपको मदद मिलती है। अगर आपको चिंता होती है तो आप वो कार्य जल्दी करोगे, समय पर करेंगे, ठीक है। बाकी नकारात्मक तनाव होते हैं, उसका उदाहरण देख लीजिए, पारिवारिक समस्या और कार्य का अत्यधिक दबाव, ओके। अगर देखिए, कार्य का अत्यधिक दबाव है तो चिंता तो होगी ना, उसमें थोड़ी कि हाँ, और कार्य का अत्यधिक दबाव है वैसा। तो यह तनाव जब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति किसी चुनौती समस्या से जूझने में कठिनाई होती है। यह तनाव लंबे समय तक रहने पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब ये उदाहरण तो हमने देख ही लिया है। लक्षण देख लीजिए तनाव के, अगर इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, पहला शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण में आपको देखने को मिलता है क्या? सिर दर्द है, मांसपेशियों में तनाव है, थकान और कमजोरी है, नींद की समस्या है और पेट में परेशानी है। मानसिक देख लीजिए लक्षण, चिड़चिड़ापन है। अगर व्यक्ति में तनाव होगा, स्ट्रेस होगा तो चिड़चिड़ापन आएगा। चिंता और भय, निराशा, उदासी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। बाकी तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, ठीक है। तनाव को कम किया जा सकता है। तनाव को किन किन कारणों से कम किया जा सकता है, ऐसे कौन से जो हम कर सकते हैं, ठीक है, काम जिससे तनाव कम होता है। फर्स्ट आपका योग और ध्यान है, जो आपका शरीर और मानसिक शांति लाते हैं और शरीर पर आराम देते हैं। व्यायाम कर लीजिए, ठीक है, व्यायाम से आपका जो ये कम हो जाएगा तनाव। आपका आहार ठीक रखिए, ठीक है, पोषण और संतुलित आहार लीजिए। समय प्रबंधन करिए, जो भी आप जैसे तनाव है, कोई कार्य के रिलेटेड तनाव है, जो आप समय का प्रबंधन करिए तो आपका कार्य वो समय पर हो जाएगा। सकारात्मक सोच रखिए कि हाँ ये कार्य ठीक हो सकता है, मैं इसे जबकि आपकी जो मानसिक स्थिति है, ठीक है, उसे बेहतर करने में मदद मिल जाती है। सकारात्मक जो आपकी सोच रहती है उससे
समय निकाल कर आराम करना। तनाव को कम करने के लिए आराम और विश्राम ज़रूरी है। इसके हंसी मजाक और फिल्म देखना और पसंदीदा गतिविधियों में शामिल होना मददगार हो सकते हैं। अब इन उपायों से तनाव और प्रबंधित किया जा सकता है और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। बाकी यही था इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि आप कौन से स्ट्रीम से हो, है ना, और कौन से कॉलेज से हो। ओके, सो धन्यवाद।